स्टूडेंट इज़ इन्वेस्टिगेटिंग द बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट एज शोन। रजिस्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है और उसका बिहेवियर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। अ नियॉन लैम्प फ्लैशेज ऑन एंड ऑफ। अच्छा, अब मसला ये कि नियॉन लैम्प आपने चूँकि सर्किट सिंबल बनाना है यहाँ पे, ठीक है, तो नियॉन लैम्प तो सिलेबस में ही नहीं है उसका सर्किट सिंबल बनाना। तो आप ऐसा कर लें कि ऐसे करके बस कुछ भी बना के उसको लेबल कर देंगे ये नियॉन लैम्प है, ठीक है। वैसे आपको बता देती हूँ कि उसका सर्किट सिंबल मैंने चेक किया है और उसके सर्किट सिंबल की शक्ल ऐसी है, ठीक है। ऐसे करके एक दरमियान में यूँ करके कैपेसिटर टाइप चीज़ है और यहाँ पे एक डॉट है और ये जी नियॉन लैम्प की सर्किट सिंबल उन्होंने बताया हुआ था नेट पे। लेकिन अगर आपको नहीं पता कोई मसला नहीं है, बट जो सर्किट सिंबल मैंने बताए हैं आपको नोट्स में भी भेजे हैं वो आपको आने चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ कोई आ जाए। वो क्या जी, एसी जनरेटर का या एसी पावर सप्लाई जिसकी फ्रीक्वेंसी आप वेरी करवा सकते हो उसका ये सिंबल होता है, ठीक है। एसी पावर सप्लाई जिसकी फ्रीक्वेंसी आप अपनी मर्ज़ी से वेरी करवा सकें उसका वो मैंने बताया वो होता है सर्किट सिंबल। अच्छा, नियॉन लैम्प फ्लैशेज ऑन एंड ऑफ व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस आप कनेक्ट करेंगे तो वो ऑन एंड ऑफ फ्लैश करेगा। अब क्यों फ्लैश करेगा ये बात अभी आगे जाके पता चलेगी। विद अ पोटेंशियल डिफरेंस VF अक्रॉस द लैम्प। अगर पोटेंशियल डिफरेंस VF अक्रॉस द लैम्प है तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा वोल्ट मीटर और वो वोल्ट मीटर आपको VF देगा। कैसे पता चला? कहते हैं नियॉन लैम्प फ्लैशेज ऑन एंड ऑफ व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर विद अ पोटेंशियल डिफरेंस VF अक्रॉस द लैम्प ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90 वोल्ट। यानी नियॉन लैम्प तब फ्लैश ऑन एंड ऑफ करेगा जब आपने PD जो है वो 90 वोल्ट हो मिनिमम पे। 90 वोल्ट से कम पोटेंशियल पे आपका नियॉन लैम्प जो है वो ऑन नहीं होना। फिर सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन 1 में ये 3-4 लाइनें ही होनी है जिस पे पूरे 15 नंबर आपके बेस करेंगे। नियॉन लैम्प फ्लैशेज ऑन एंड ऑफ व्हेन इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस द कैपेसिटर। कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने लगाया विद अ पोटेंशियल डिफरेंस VF अक्रॉस द लैम्प। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना है VF इस लैम्प के अक्रॉस। तो मैंने वोल्ट मीटर भी लगा दिया ताकि VF मुझे मालूम हो सके। अक्रॉस द लैम्प ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 90 वोल्ट, ठीक है, कि भाई 90 वोल्ट होगा तो वो काम करेगा वरना नहीं करेगा, क्योंकि वो उसने पहले बता दिया। आगे चले जी। स्टूडेंट हैज़ अ नंबर ऑफ अनमार्क्ड रजिस्टर्स। यहाँ से ही मुझे कुछ हिंट मिल रहा है कि ये जो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने जा रहा है। कभी कभार वो ऐसे बता देता है, कभी नहीं भी बताता। तो अगर बता दे कि फ़लाने जैसे सिलेंडर डिफरेंट लेंथ के सिलेंडर हैं तो इसका अंदर सिलेंडर की लेंथ वेरी करनी है। उसे वो आपसे कहे कि डिफरेंट साइज़ के मेटल बॉल्स हैं तो आपको ज़ाहिर है डिफरेंट रेडियस वाले मेटल बॉल्स वगैरह होंगे, ठीक है, वो कुछ ऐसे बताए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हैज़ अ नंबर ऑफ अनमार्क्ड रजिस्टर्स, तो रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होगी फॉर श्योर मुझे लग रहा है। इट इज़ सजेस्टेड दैट द पीरियड T ऑफ फ्लैशेज ऑफ द लैम्प इज़ रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस R। यानी T पीरियड और रेजिस्टेंस का यहाँ पे वो है। तो रेजिस्टेंस कैसे मालूम करनी है? वो इस वक्त तो आपको नज़र आ रहा है कि सर्किट में लगी हुई है, तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए आपको अलग से सर्किट बनाना पड़ेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस चूँकि मालूम तो करनी पड़ेगी ना कि इसको वेरी करवाना है आपने। तो आप जब रेजिस्टेंस उठाएंगे तो आपने वोल्ट मीटर और एम मीटर का सर्किट अलग से बनाना है, पावर सप्लाई देनी है उसको, और आप उसे बताएंगे कि हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करके तो हम देख सकते हैं कि 4-5 दफ़ा रीडिंग लेके देखी या 2-3 दफ़ा और चेक किया कि वाकई R की वैल्यू ये है या नहीं। श्योर किया अपने आप को कि वाकई वैल्यू ठीक है या नहीं, ठीक है जी। तो अलग से ये सर्किट चाहिए होगा मुझे रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए। अब टाइम कैसे मालूम करना है? स्टॉप वॉच से मालूम करना है, सीधी सी बात है। लेकिन उसने कहा कि किसका टाइम है? फ्लैश का टाइम है। तो फ्लैश का टाइम निकालने के लिए आपको 4-5 फ्लैशेस का टाइम नोट करना है और उसको 4, अगर 4 फ्लैशेस का टाइम किया तो 4 से डिवाइड कर दो। 5 या 6 फ्लैशेस हैं तो वो टोटल टाइम नोट करके उससे डिवाइड कर देना है नंबर से जितनी फ्लैशेस का टाइम आपने नोट किया है। तो ये टाइम स्टॉप वॉच से पता चल गया और इसकी एक्यूरेसी भी साथ आ गई। अभी तक मैंने क्या बताया कि फ़ौरन आपको नियॉन लैम्प साथ में लगा के दिया, वोल्ट मीटर
रीडिंग आपको बताया कि वी एफ देगी। 90 वोल्ट का बताया कि यार 90 वोल्ट मिनिमम नियॉन लैंप के अक्रॉस होना चाहिए, ठीक है। फिर हमने रेजिस्टर्स के बारे में पता चला, तो मुझे समझ आ गई कि रेजिस्टेंस इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज़ डिपेंडेंट वेरिएबल। स्टॉप वॉच से मैयर होगा, 5 से 6 फ्लैशेस का टाइम मैयर करके नंबर से डिवाइड कर देना है और एवरेज आ जाएगी। C इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ पे बात रोकें ज़रा, कैपेसिटेंस जो है C वो कैसे निकालनी है, वो मैंने आपको डॉक्यूमेंट, हाँ जी क्या क्यू वी लगाएं, यानी C इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी। चार्ज कहाँ से लोगे, गलत, क्यू बाई टी से चार्ज, तो वो चार्ज मैयर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, चार्ज मैयर करने का इंस्ट्रूमेंट। और टाइम कैसे पता चलेगा कि फ़लाने टाइम में कितना करंट पास कर गया, वो मसला। भाई आप लोगों ने कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए वो मेथड नहीं बताया था, मैंने नोट्स में भी बताया था, फिर आप भूल गए हैं जी। इस बच्ची को पता है, अलीज़ा को, डिस्चार्जिंग वाला मेथड मैंने बताया है। V इज़ इक्वल टू वी नॉट ई रेज़ पावर माइनस टी बाई आर सी। डिस्चार्जिंग यानी पोटेंशियल वाला काम करना है, करंट वाला नहीं, पोटेंशियल वाला। कि आपने कैपेसिटर लेना है, एक कैपेसिटर को पहले फुली चार्ज किया, उसका पोटेंशियल वी नॉट आपने वोल्ट मीटर लगा के उसे फुली चार्ज कर लिया। कैसे फुली चार्ज किया, वैसे आपको समझा रही हूँ कि ऐसे बैटरी लगा के पोटेंशियल वोल्ट मीटर। हाशिम इतनी डिटेल में नहीं करनी, लेकिन थोड़ी बहुत 2 से 3 लाइनों में तो करनी पड़ेगी। उसको स्क्वीज़ करके जहन में बना के जाएं। कैपेसिटेंस हो गई, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट और वेवलेंथ वगैरह, एन लैम्डा डी साइन थीटा डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से, कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं तो उनका मैंने लिखे हुए भी हैं नोट्स में। और अब नई चीज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप लोग वो करके जाएं। क्या होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ये फार्मूला, हीट कैसे निकालेंगे, VIT से। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि आपने जैसे आपकी वो बर्फ़ मेल्ट हो रही है, याद है ना, ये वाला तरीका था, कैसे बर्फ़ लगा दी, उसके अंदर आपने वो इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया, ठीक है। अब जितना मैस मेल्ट होके इसके अंदर आएगा वो नोट किया किससे जी, टॉप पेन बैलेंस से। और इलेक्ट्रिक हीटर का पावर नोट कर ली वोल्टेज इनटू करंट से, और पावर को मल्टीप्लाई किया टाइम से, तो वो आ गया, मैस भी मैयर हो गया और इन सब से LF आ जाएगा। और LV कैसे निकालेंगे, आप ऐसे बीकर रखेंगे टॉप पेन बैलेंस से, ये मैस एवेपोरेट होगा, अंदर आप क्या लगाएंगे जी, इलेक्ट्रिक हीटर, वोल्ट मीटर साथ में कनेक्ट करेंगे, एम मीटर सीरीज़ में लगाएंगे, और वोल्टेज इनटू करंट से पावर आ जाएगी, पावर इनटू टाइम से एनर्जी आ जाएगी जो आप इसको दे रहे हैं। और जो मैस लूज़ हो रहा है वो फार्मूला Q इज़ इक्वल टू MLV में ऐसे डलेगा, आंसर आ जाना। तो ये आपने शॉर्टकट में 2 से 3 लाइनों में बस उसको बताना है। ये चूँकि मैंने नोट्स में नहीं लिखा हुआ तो अभी आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद आ गया कि हमने पहले फुली उसको चार्ज किया और पोटेंशियल V नॉट निकाला। उसके बाद क्या किया हमने, फिर इसको फिर डिस्चार्ज किया कैपेसिटर को। कैपेसिटर को डिस्चार्ज कैसे किया, आपने उसी कैपेसिटर को लेके एक रेजिस्टर के अक्रॉस ऐसे लगाया, टाइम T नोट किया स्टॉप वॉच से कि फ़लाने टाइम के बाद आपका पोटेंशियल कितना रह गया इस पर, और वो पोटेंशियल और वो टाइम यहाँ पे पुट करके रेजिस्टेंस की वैल्यू लगा के C निकाल लेनी है। समझ आ गई जी। तो कैपेसिटेंस भी निकल आई हमारी। अब आगे चले ज़रा। टाइम स्टॉप वॉच से नोट किया ना कि इतने टाइम के बाद मेरी पोटेंशियल डिस्चार्जिंग हुई है आपके कैपेसिटर की, तो इतने टाइम के बाद आपकी कैपेसिटेंस कितनी रह गई है, ठीक है जी। जी नहीं, बस उसमें मेल्ट करवाते हैं, उसमें वो एवेपोरेट करते हैं। और ये आपने बैलेंस पे रखा हुआ है जी, टॉप पेन बैलेंस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है जी। बेटा क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस हम वही वाली जो सर्किट में वही इस्तेमाल करेंगे जी। रेजिस्टेंस नहीं, वो तो वो अननोन, वो कोई और ले लेंगे ना, या वो जो भी आपकी गिवन है कोई भी रेजिस्टेंस ले लें, नॉन रेजिस्टेंस के साथ हम हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। रेजिस्टेंस टोटल होती है ना, एक किसी कैपेसिटर कितनी ना, मतलब किसी रेजिस्टर कितनी ना हो, पूरे सर्किट में जी पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस होती है। जैसे अगर आप 2 लगा लें तो दोनों का सम आएगा, अगर वैसे। अच्छा जी, अब मसला यहाँ पे ये भी था कि इसने एक और चीज़ बताई है कि वेयर VI इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इनपुट। अब इनपुट किधर लगेगी, यहाँ पे,
तो यहाँ पे आपने एक बैटरी लगानी है, ठीक है, और VI मालूम करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगाना है, ताकि ये क्या देगा मुझे, ये VI देगा। अब मैं देख रही हूँ कि उसने कहा कि VL एक कांस्टेंट है और VL और K मालूम करना है। तो ये इसको मालूम करने के लिए कोई वोल्ट मीटर कुछ भी नहीं लगाना, क्योंकि ये तो वो कांस्टेंट है ना, जो याद है सब्जेक्ट बना कर आना होता है, वो लीनियराइज करने के बाद ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ये ना हो कि अब आप सोचते रहें कि VL भी मालूम करने के लिए मैं कोई वोल्ट मीटर लगाऊंगा, ऐसे नहीं होगा। अच्छा, ये देखिए जी, सर्किट ये कंप्लीट हो चुका है आपके सामने, रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये VI भी पता चल जाएगा मुझे, VF भी पता चल जाएगा। अब यहाँ पे एक बात का ज़रा ध्यान रखना है, ये फ्लैश आ क्यों रहा है, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे इसकी साइंस बताऊँगी तो आपको ज़रा। क्या बात है जी, बिल्कुल सही आपने फरमाया, गुड। कि असल में यूँ हो रही है, ये इशू ये हो रहा है कि ये पहले आप देखें ज़रा, इस सर्किट को चेक करें, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है इस सर्किट से, और जो भी बैटरी बेटा आपको लगानी पड़ेगी कम से कम 120 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि यहाँ पे भी तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होना है ना। 5 वोल्ट इधर ड्रॉप होगा फ़र्ज़ करो, तो कैपेसिटर के क्रॉस कितना एम्पीयर होगा, 115 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टर के नहीं बेटा, स्मूथिंग में तो वो AC सप्लाई को वो करते हैं, क्या हो गया। तो ये कैपेसिटर पहले चार्ज होगा और फिर ये जो नियॉन लैंप है, ये देखें, ये इसका सर्किट अलग है, तो ये कैपेसिटर को नियॉन लैंप के थ्रू डिस्चार्जिंग का मौका मिलेगा। यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल 90 वोल्ट से जब ऊपर होगा ना, तो आपका नियॉन लैंप ऑन हो जाएगा। यानी कैपेसिटर नियॉन लैंप के लिए बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा, बैटरी की तरह। तो फिर वो ऑन होगा और आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और उसका पोटेंशियल 115 से जैसे ही 90 से नीचे जाएगा, 89 वोल्ट्स, आपका ये बुझ जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हाँ जी, फिर दोबारा से जैसे ही उसकी चार्जिंग डिक्रीज़ होगी, पीछे बैटरी तो लगी हुई है, वो तो अपना काम कर रही है, फिर से कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा। तो ये फ्लैश ऑन ऑफ काम चलता रहेगा। यानी ये जो मैंने पिंक कलर का लाइन बनाई है, ये चार्जिंग का सर्किट है, दूसरी तरफ ग्रीन वाली जो लाइन है एट द सेम टाइम डिस्चार्जिंग का सर्किट है। कैपेसिटर डिस्चार्ज कब होगा? नियॉन लैंप उसके साथ कनेक्टेड है ना, जब वो, क्योंकि आपका नियॉन लैंप जब तक 90 वोल्ट नहीं आते उसने डिस्चार्ज नहीं होना। नियॉन लैंप ऑन हो ही नहीं सकता जब तक 90 वोल्ट ना आए। उधर जैसे ही कैपेसिटर 90 से ऊपर जाएगा, वो डिस्चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी उधर से उसकी। उससे पहले डिस्चार्जिंग नहीं हो सकती, क्योंकि नियॉन लैंप को 90 वोल्ट चाहिए होते हैं ऑन होने के लिए। तो आपको बैटरी 90 से वे मोर पोटेंशियल वाली लगानी पड़ेगी, कम से कम 120 130 की, कुछ ऐसे, ताकि अच्छी हाई पोटेंशियल हो, ताकि 90 उसको भी मिले और वो एटलीस्ट वो नियॉन लैंप ऑन हो सके। और जैसे नियॉन लैंप ऑन होगा, ठीक है ना, उस वक्त ऑन होगा जब कैपेसिटर की पोटेंशियल 90 से ऊपर जाएगा, और उधर से फिर डिस्चार्जिंग भी साथ साथ शुरू हो जाएगी, और फिर कैपेसिटर के जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ होकर जैसे ही 90 से नीचे की जाएगा आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये फ्लैश ऑन ऑफ चलता रहेगा सिस्टम, ठीक है ना। तो बस आपके इसमें इतना ही है, ठीक है। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है जी बेटा। जी अच्छा, अब ये बात जो है ना, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हम AC सप्लाई का यूज़ कर सकते हैं, VI की इनपुट पे क्या AC यूज़ कर सकते हैं। AC तो बेटा खुद ही फ्लक्चुएट करता है। मुझे बताएं कि AC का क्या इफ़ेक्ट होता है उस पर। जी AC अगर कैपेसिटर के, जी AC का क्या इफ़ेक्ट है कैपेसिटर पे। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, आपका कैपेसिटर चार्ज हुआ फॉर द टाइम बीइंग, जैसे ही उसने स्विच रिवर्स हुआ, फिर डिस्चार्जिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई। तो ये इससे मुसलसल कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, फ्लक्चुएशंस होंगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर आपने कैपेसिटर को चार्ज करना है प्रॉपर्ली, तो आप वो DC बैटरी लगाएंगे। अच्छा जी, इसमें जो है ना, मैं देख रही हूँ मार्किंग स्कीम के कुछ भी मैंने अगर छोड़ा है तो मुझे नज़र आ जाए। जी मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी हैं। सेफ्टी प्रिकॉशन, ये बात आपने प्लीज़ बहुत अच्छी बात की है, बहुत ज़बरदस्त।
कि बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि सेफ्टी प्रिकॉशन में ही आप कह सकते हैं कि हॉट, नहीं, हाँ, हॉट एलिमेंट नहीं लिख सकते, वो कॉइल्स में लिखते हैं। कॉइल में कॉइल्स हीट अप हो जाती हैं, रेजिस्टर हीट अप होगा तो सड़ जाएगा फिर, ठीक है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोक्यूशन, लिखेंगे इलेक्ट्रोक्यूशन यानी बिजली का झटका लग सकता है, 90 वोल्ट से ऊपर पोटेंशियल है, अच्छा खासा पोटेंशियल है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोक्यूशन, इलेक्ट्रो और CUTION, ठीक है। इलेक्ट्रिक शॉक को अवॉइड करें, कैसे जी? ग्लव्स पहनेंगे हम, इंसुलेटेड ग्लव्स। लिख सकते हैं। ग्लासेस को क्या करना है? आंखें सिर्फ नहीं, लैंप बार बार फ्लैश हो रहे तो आंखें खराब हो। नहीं, इतना ज़्यादा तेज़ फ्लैश नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो हो सकता मैम है आपने बोला था कि सेफ्टी प्रिकॉशंस में वो ऑपरेटर्स को भी सेव कर दें। जी। यहाँ पे ऑपरेटर्स को क्या सेव करना है जैसे हम? आप कह रही हैं कि वो हीट अप होगा तो जल जाएगा, तो उसको जलाना थोड़ी है ना। अब नहीं, वो तो फिर हम ऐसी रेजिस्टेंस लगाएंगे ना कि, अच्छा, प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट वाली बात मेरे से रह गई। प्रीलिमिनरी जी, हमने जब रजिस्टर का सर्किट लगाया था वो प्रीलिमिनरी था। तो वही तो बता रही हूँ ना, पहले हमें उन रेजिस्टर्स, ये जो इतने सारे रेजिस्टर थे मेरे पास, मैं उनमें से सिर्फ वो चूज़ करूँगी जिनकी वजह से पोटेंशियल इतना हो कि डिस्ट्रीब्यूट हो के इसके ऊपर 90 वोल्ट से अबव आए। ये ना हो कि मैं इतनी बड़ी रेजिस्टेंस लगा दूँ कि सारा पोटेंशियल इधर ड्रॉप हो और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ही ना बने फिर। जी, आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा हूँ रेजिस्टेंस हमने फाइंड नहीं करनी यहाँ पर इक्वेशन लिखने के। बेटा वो तो हम रेजिस्टेंस को वेरी भी तो करेंगे ना, आर की वैल्यू वेरी करनी है, टी उस पर डिपेंडेंट है ना, तो आर में डिफरेंट लगाऊंगी। तो मैं कह रही हूँ प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है कि आप रेंज चूज़ कर लें, यानी आप रेजिस्टेंस की स्पेसिफिकली वो रेंज चूज़ करें जिस पे नियॉन लैम्प के फ्लैशेस आपको मिलते हैं। यानी एक रफ एक्सपेरिमेंट पहले करके देख लें कि किन किन पे वैल्यूज़ मुझे मिलेंगी, फिर उसके बाद आप कंडक्ट करें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट। कांस्टेंट क्या होगा? कांस्टेंट आपका ये VL और K तो है ही है ना, वो तो खैर नहीं लिखना। इसमें क्या कांस्टेंट होगा भला? कैपेसिटेंस कांस्टेंट है और VI कांस्टेंट है जो इनपुट पे आप दे रहे हो। और आप नज़र रखोगे कि ये ना हो कि VI चेंज हो, तो VI अगर ज़्यादा कम होती है तो आप उसको वेरिएबल रजिस्टर लगा के कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट का समझ आ गई जी कि क्या होता है सीन। अच्छा, इसके अलावा मेथड टू ऑब्टेन अ मेजरेबल टाइम पीरियड। मेजरेबल टाइम पीरियड यानी कि फ्लैश का ऐसा टाइम पीरियड हो जो मेजर किया जा सके। वाई डूइंग अ प्रीलिमिनरी एक्सपेरिमेंट टू चूज़ अप्रोप्रिएट रजिस्टर यूज़ लार्ज वैल्यूज़ ऑफ R and C। अच्छा, ये लार्ज वैल्यूज़ का बड़ा इशू होता है। अक्सर वो कहते हैं स्पीड की लार्ज वैल्यू यूज़ करो, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की, ताकि मैयर उसमें परसेंटेज एरर कम आए। आपको पता है ना, वैल्यूज़ में परसेंटेज एरर इज़ इक्वल टू अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू कम होगी तो परसेंटेज एरर आपका कम आएगा। एक्चुअल वैल्यू, अच्छा सॉरी, एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा होगी तो परसेंटेज एरर कम आएगा, ठीक है जी। अच्छा, एक बात जो है ना वो सिर्फ अब रह गई है, और वो बात क्या है? और वो बात ये है कि लीनियराइज करना। यहाँ पे ना इसकी T इज़ इक्वल टू RCK में क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि R आपका X एक्सिस पे आने वाला है, ठीक है, और T आपका Y एक्सिस पे आने वाला है, तो CK आपका ग्रेडियंट आ गया। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला है, ये ओरिजिन से पास करेगा। मैं कहूँगी कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और ग्रेडियंट जो है वो CK और K को सब्जेक्ट बनाया, यानी ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय C। मुझे 1 नंबर उन्होंने दिया, लेकिन अभी तक मैंने VL की वैल्यू नहीं निकाल के दी उन्हें। VL की वैल्यू मैं निकालूंगी जी। अभी ये आसान नहीं है, ज़रा देखते जाइएगा कि कितने स्टेप्स इसके होते हैं, गौर से ज़रा देखिएगा। K की जगह क्या लिखना था मैंने? ग्रेडियंट ओवर C। K की जगह लिख रही हूँ मैं यहाँ K जी। ग्रेडियंट ओवर C इज़ इक्वल टू नेचुरल VI माइनस VL ओवर VI माइनस VF। ये आ गया। अब एंटी लॉग लिया, e रेज टू द पावर ग्रेडियंट ओवर C इज़ इक्वल टू e रेज पर के ये नेचुरल लॉग ख़त्म हो गया, VI माइनस VL
ओवर वी आई माइनस वी एफ। अब बताएं जी, वी एल चाहिए ना मुझे। माइनस वी एफ ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई। शाबाश जी, गुड हो गया। अच्छा मैथ्स बेसिक होना चाहिए आपका। वी आई माइनस वी एफ उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ई रेज टू द पावर ग्रेडियंट ओवर सी इज़ इक्वल टू वी आई माइनस वी एफ। अब क्या करें, वी एफ चाहिए ना, वी एल चाहिए, सॉरी वी एल था, थैंक यू जी, ये वी एल था। वी एल को इस साइड पे ले आएँ ताकि पॉजिटिव भी हो जाए, और वी आई माइनस वी एफ इंटू ई रेज टू द पावर ग्रेडियंट ओवर सी। तो ये जी थोड़े से स्टेप थे।